हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से मैं इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आज हम लोग लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके होम एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विफेक्शन है क्या और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से लिक्विफेक्शन हम करा सकते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा लिक्विफेक्शन का एडवांटेज और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं लिक्विफेक्शन है क्या। तो लिक्विफेक्शन इज़ व्हाट? It is transformation of gaseous state into liquid state। यहाँ पे आप केवल गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो तो जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं लिक्विफेक्शन। अब जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको जो फैक्टर्स इसके ऊपर अप्लीकेबल हैं, मीन्स जो पैरामीटर्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे, उन पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो पैरामीटर्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं उसमें प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है और वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या तो प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, मीन्स इंक्रीज ऑफ प्रेशर। दूसरा, हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, मीन्स बाय कूलिंग। और जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम का रिलेशन भी इसी में आ गया। लेकिन कुछ गैस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मीन्स बाय द एक्शन ऑफ बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो ये पैरामीटर्स आपने डिस्कस किया है, इसका रिलेशन सबसे पहले डिस्कस किया था थॉमस एंड्रयूज ने। तो थॉमस एंड्रयूज का कॉन्सेप्ट क्या था, चलें हम उसको समझते हैं। तो थॉमस एंड्रयूज वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था गैसियस स्टेट के चेंज का, और उस चेंज के लिए उन्होंने गैस यूज किया था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के स्टेट के चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर। और अलग अलग टेम्परेचर पे यहाँ पे बहुत सारे कर्व मिले थे। तो उस यूनिक एक एक कर्व को हम आइसोथर्म कहेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर्व खींचा गया है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम को कम करते हो, तो आपको पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम को कम करते हो, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इन्होंने वॉल्यूम को कम किया तो उनको एक पॉइंट मिला, जिस पॉइंट के बाद वो देखते हैं तो प्रेशर चेंज नहीं होता। उसके बाद फिर क्या होता है, एकाएक फिर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे उन्होंने दूसरे किसी टेम्परेचर पे फिर उसको ऑब्जर्व किया, तो देखते हैं कि वहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे फिर वॉल्यूम का चेंज करने पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद फिर ये वैल्यू बढ़ जाती है प्रेशर। तो इस तरीके से उन्होंने फिर बताया कि जहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ से कर्व बेंड हो रहा है, जनरली उस पॉइंट पे हो क्या रहा है, स्टेट ऑफ द CO2 इज चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। और जब गैस से आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो
तो उस कंडीशन में जो बाकी पैरामीटर्स होते हैं, मीन्स वॉल्यूम के अलावा जो नंबर ऑफ मोल्स होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वॉल्यूम का जो ये चेंज आप यहाँ पे दिखा रहे हो, वो दोनों मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। इसलिए लिक्विड स्टेट का जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे उनको अलग अलग कर्व मिला। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपको अपीयर होते हुए दिख रहे हैं लिक्विड स्टेट के लिए, अगर हम उन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो हमको इस तरीके से एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है, दिस वन। और ये रीजन है जिस रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, और इसके बाहर का जो स्टेट है वो उसका गैसियस स्टेट है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिखेगा जिस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, यहां पे लिक्विड स्टेट का फेज आपको दिखाई देगा, और इस टेम्परेचर के एबव लिक्विड फेज आपको दिखाई नहीं देगा। तो अकॉर्डिंग टू एंड्रयूज, ईच गैस हैव अ फिक्स्ड टेम्परेचर below which any gas can be converted into liquid by applying the pressure, and above this temperature you can never convert any gas into the liquid state, and this maximum temperature below which gas can be liquefied is called critical temperature। तो यहाँ से क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो CO2 के लिए उन्होंने ऑब्जर्व किया था उसकी वैल्यू होती है 30.98 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इस टेम्परेचर के एबव आप 0.1 डिग्री भी अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो आप चाहे जितना प्रेशर इस गैस के ऊपर लगा लोगे, वो गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, भले ही आपका कंटेनर फट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो टेम्परेचर हम बढ़ा के यहाँ पे 31.1 डिग्री कर देते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा राइज नहीं किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, इस टेम्परेचर पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं प्रेजेंट होगा तो उसको आप कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही और अलग अलग टेम्परेचर पे ये जो कर्व खींचे गए हैं उसमें जो एबव टेम्परेचर है वो 148 है डिग्री सेल्सियस, ये 21 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। इसको 15 डिग्री सेल्सियस हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहां से क्रिटिकल फिनोमेना आपका डेवलप हुआ था। तो चलिए हम क्रिटिकल फिनोमेना को समझते हैं, ये है क्या। तो इस तरीके से थॉमस एंड्रयूज ने क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन किया, और उनके हिसाब से क्या हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच नो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर। मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर at which first occurrence of the liquefaction of the gas is seen। मीन्स यही हाईएस्ट टेम्परेचर होगा जिसपे सबसे पहले लिक्विड स्टेट का अपीयरेंस आपको ऑब्जर्व होगा। इसके एबव कभी भी आप गैस के लिक्विड स्टेट की कंडीशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी गैस के लिए ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, उसके मिनिमम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये वान डर वाल्स जो कांस्टेंट हैं उनके साथ रिलेट करता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए जो रिलेशन है वो है TC = 8A/27 RB। ठीक है, इस रिलेशन को आप याद रखना,
और आप जानते रहो कि क्रिटिकल टेम्परेचर का वांडर वाल्स गैस कांस्टेंट ए के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अभी इसका एप्लीकेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ हमको क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा? मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ गैस टू लिक्विफाई इट एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उसी प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कह देंगे। अब यहाँ पे समझने की बात है कि मान लो गैस का जो अमाउंट है लोग अलग अलग यूज करना स्टार्ट कर दें, तो सबके लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो तो अलग अलग आ जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर को डिफाइन करने के लिए जो गैस होगा उसका आपको अमाउंट है वो फिक्स करना पड़ेगा। इसलिए जो गैस का अमाउंट हम यूज करेंगे क्रिटिकल प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए वो यूज करेंगे 1 मोल। तो किसी भी गैस के 1 मोल को क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उसी प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और क्रिटिकल प्रेशर का रिलेशन भी वांडर वाल गैस कांस्टेंट के साथ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो PC इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 27B²। ठीक है, ये क्रिटिकल प्रेशर हो गया। चलिए अब लोग चलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम पे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम को हम क्रिटिकल वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल वॉल्यूम का रिलेशन केवल वांडर वाल गैस कांस्टेंट B के साथ है जिसका वैल्यू होता है Vc इक्वल टू 3V। तो क्रिटिकल कंडीशन में जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है इन्हीं को हम बोलते हैं क्रिटिकल पैरामीटर्स। और इन क्रिटिकल पैरामीटर्स का रिलेशन वांडर वाल गैस कांस्टेंट के साथ होता है। और जो लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस है वो मोस्टली क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो चलिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम समझते हैं। तो आपने रियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा होगा। Z इक्वल टू होता है PV/nRT। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दें 1 तो N और R दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आप इसको लिख दोगे PV/T। तो अगर हम यहाँ पे जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं उनसे अगर Z निकालना चाहें तो Z इक्वल टू आएगा PC/VC/TC। और अगर इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो पुट करने पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 3/8 मीन्स 0.375। इसका मतलब हुआ कि क्रिटिकल पैरामीटर्स पे किसी भी गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका जो Z होगा हमेशा 1 से कम आएगा। ये वैल्यू आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट ये रिज़ल्ट आपसे पूछा जाता है। तो जब आप किसी भी गैस को कन्वर्ट करते हो लिक्विड में तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि जो गैस होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, लेस इंटरेक्शन। और लिक्विड के अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मीन्स यहाँ पे इंटरेक्शन होगा मोर। तो आप लेस इंटरेक्शन के सब्सटेंसेस को मोर इंटरेक्शन के सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हो।
मीन्स अगर हम इंटरेक्शन को किसी भी सब्सटेंस के अंदर बढ़ाते जाएं तो उसका लिक्विड में कन्वर्जन और आसान हो जाता है। मीन्स यहाँ पे लिक्विफैक्शन के लिए आपको इनडायरेक्टली केवल इंटरेक्शन को चेक करना है। अगर कोई भी गैस इंटरेक्शन ज़्यादा शो करेगा तो उसके लिए लिक्विफैक्शन आसान हो जाएगा। और इंटरेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ। तो मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर, more the interaction between molecule। So easy to liquefy such substances। ठीक है, इसका मतलब कोई भी गैस आपके पास है, आपको बस इंटरेक्शन चेक करना है। इंटरेक्शन चेक कर लोगे तो आपको लिक्विफिकेशन किसका आसानी से होगा पता चल जाएगा, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर के बेस पे आपको पता चल जाएगा, या फिर जो गैस कांस्टेंट है वान डर वाल्स के ए और बी, उनसे भी पता चलता है। उससे कैसे पता चलेगा आप देख लो, वहाँ पे जो वान डर वाल्स गैस कांस्टेंट है उसमें ए और बी हमने दो कांस्टेंट पढ़े हुए हैं, जिसमें ए कांस्टेंट यूज होता है प्रेशर करेक्शन के लिए और बी यूज होता है वॉल्यूम करेक्शन के लिए। और प्रेशर करेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है अट्रैक्शन के साथ। तो जैसे जैसे आप ए की वैल्यू बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर अलग अलग गैस के लिए आपको ए की वैल्यू पता रहे तो जिसमें ए की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी उसका लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वान डर वाल फोर्स है वो भी लिक्विफिकेशन को आसानी से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि वान डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा तो इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, और इंटरेक्शन के ज़्यादा होने की वजह से लिक्विफैक्शन उसका आसानी से हो जाएगा। लेकिन केवल वान डर वाल फोर्स अकेला कहीं पे रोल प्ले नहीं करता, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें उस गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आता है, उसकी वेपर डेंसिटी आती है। इसलिए वान डर वाल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हर गैस के लिए बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे गैस ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरेक्शन बहुत वीक होता है। ठीक है, जैसे उसमें हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो इन सब गैस के अंदर इंटरेक्शन बहुत वीक होता है, और इंटरेक्शन वीक होने का मतलब हुआ कि इसको आसानी से हम लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। तो आसानी से लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो है। और लो कितना होता है, ये लगभग होता है वीलो रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब हुआ कि रूम टेम्परेचर पे इन गैस को आप प्रेशर देके कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे ये जो आपको दिए गए हैं कंपाउंड्स, ये हमेशा आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे। इसलिए इन सभी कंपाउंड्स को हम बोलते हैं परमानेंट गैस। ठीक है, ये परमानेंट गैस है। और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, क्योंकि हम प्रेशर अप्लाई करके उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। इसलिए उन सभी गैस को हम परमानेंट गैस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम है कि क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 और CH4 का दिया गया है। CO2 का 31.1 डिग्री सेल्सियस और CH4 का -81.9 डिग्री सेल्सियस।
तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बस चेक कर लेना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज़्यादा है। तो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए CO2 आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता कि किसके अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो इंटरेक्शन के लिए भी आप लिख देते CO2 का ज़्यादा होगा। आपसे पूछ लेता वान डर वाल गैस कांस्टेंट A किसका ज़्यादा है, तब भी आपका आंसर CO2 हो जाता, क्योंकि इसी का A ज़्यादा रहता। ठीक है, चलिए दूसरे प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में 3 अलग अलग गैस के लिए वान डर वाल गैस कांस्टेंट A और B दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि लिक्विफिकेशन के लिए अट्रैक्शन आपको चेक करना है और अट्रैक्शन का डायरेक्ट रिलेशन A के साथ होता है। जितना ज़्यादा A की वैल्यू रहेगी अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग रहेगा, मीन्स लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा A वैल्यू आपको गैस B की दिख रही है, इसलिए B गैस का लिक्विफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में 3 अलग अलग गैस दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सा गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकता है। तो यहाँ पे SO2, CO2 और O2 का यहाँ पे ना तो A दिया गया है ना तो क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको लिक्विफिकेशन के लिए वान डर वाल फोर्स चेक करना पड़ेगा, जिसका रिलेशन मॉलिक्यूलर मास के साथ होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 64, इसका 44 और इसका 32। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास SO2 का है, इसलिए इसका लिक्विफिकेशन सबसे आसानी से होगा। इस प्रॉब्लम में क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दिया गया है किसी भी गैस के लिए और वहाँ पे वान डर वाल गैस कांस्टेंट B की वैल्यू पूछी गई है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC आपको पता है 8A/27 RB होता है और क्रिटिकल प्रेशर PC = A/27B² होता है। तो अगर हम इसका रेशियो कर दें तो रेशियो सॉल्व करोगे तो आपको ये B के फॉर्म में एक रिलेशन मिलेगा, जिसको आप यूज करोगे तो आपका V सॉल्व हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.128। चलिए क्रिटिकल टेम्परेचर का हम लोग कुछ एडवांटेज पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मान लो किसी भी गैस को कहीं पे स्टोर करना हुआ या उसको ट्रांसपोर्ट करना हुआ, तो गैस को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे आपने नेचर में आप यूज करते हो CNG और LPG। तो LPG और CNG तो मेनली गैस होते हैं, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लिक्विड स्टेट में, इसलिए इनको कंप्रेस्ड करके या हाई प्रेशर पे इनको रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा रॉकेट में या फिर दूसरे जो व्हीकल्स होते हैं लाइटर, उनके अंदर जो फ्यूल डाला जाता है उसको भी लिक्विफाई करके डाला जाता है, इसलिए कम वॉल्यूम में बहुत सारा हम फ्यूल वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब स्कूबा डाइवर्स जाते हैं वाटर बॉडी के अंदर, तो उसके साथ जो वो गैस सिलेंडर यूज करते हैं ऑक्सीजन का, उसमें लिक्विफाइड नाइट्रोजन या फिर हीलियम गैस डाला जाता है। इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेज आपको गैस के मिल जाएंगे जिनको यूज किया जाता है लिक्विड स्टेट में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे पहला, एट क्रिटिकल टेम्परेचर critical pressure of the CO2 gas is 73 atmosphere। ठीक है, इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 का तो होता है 30.98। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल को आपको इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई करना हो
तो उस समय आपको 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग टेम्परेचर के रिलेशन को दिखाया गया है, जिसमें एक है इन्वर्जन टेम्परेचर, एक है बायल्स टेम्परेचर और एक है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है? ऐसा कोई भी टेम्परेचर जिस पे गैस ना तो हीटिंग शो करता है और ना ही कूलिंग शो करता है। ठीक है, उसको इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, जो बायल्स और क्रिटिकल दोनों टेम्परेचर से हाई होता है। तो अब यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग कोई शो नहीं होगी। अब जैसे ही आप इन्वर्जन टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, तो उस कंडीशन में हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से टेम्परेचर आप कम रखोगे तो उस कंडीशन में कूलिंग होगी। तो जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जैसे ही इन्वर्जन टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वहाँ पे गैस की हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुँचते पहुँचते हीटिंग गैस की स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे गैस आपको हाई टेम्परेचर पे मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बायल्स टेम्परेचर है। बायल्स टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। मीन्स इस टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस होगा वो आइडियल गैस की तरह बिहेव शो करने लगता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर आप जानते ही हो, ऐसा टेम्परेचर जिससे कम टेम्परेचर पे किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर पाएंगे बाय अप्लाइंग द प्रेशर। अदरवाइज टेम्परेचर इससे हाई होगा तो वो गैस परमानेंट गैस रहेगा और वो लिक्विफाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसी स्टेट के ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे जूल थॉमसन ने अपना इफेक्ट एक्सप्लेन किया था, जिसको हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। तो इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी गैस जो हाई प्रेशर पे है उसको लो प्रेशर के एरिया में छोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में जो गैस होता है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस गैस की हो जाती है कूलिंग। ठीक है, इसी को हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया में जैसे ही गैस को हम छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, गैस फास्ट मूव करना स्टार्ट करता है, मीन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। इसलिए जो गैस की इंटरनल एनर्जी है उसको गैसियस मॉलिक्यूल यूज कर लेते हैं, इसलिए टोटल एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाती है, इसलिए कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें थी जो हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।